अंधकार के एक दौर के अंत की शुरुआत थी। साल के उस वक्त जब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी, अंधकार के एक घने साए ने भारतीय इतिहास के एक दौर को अंधेरे में जकड़ लिया था। सुबह तो हुई थी, लेकिन लोगों की आवाज गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरियों में बंद थे। 20वीं सदी का इतिहास ऐसी त्रासदियों से भरा पड़ा है जब कोई नेता सर्वप्रिय जनमत या लोकतांत्रिक संस्थाओं की बदौलत सत्ता में आकर लोकतंत्र पर हावी हो जाता है और निहित स्वार्थी समझों से घिरकर आत्ममोह का शिकार हो जाता है। ऐसे हालत में ये स्वार्थी तत्व भ्रष्टाचार और आतंक का सहारा लेकर जनता और विपक्ष की आवाज खामोश करने की कोशिश करते हैं और तानाशाही थोपने की कोशिश करते हैं। 25 जून साल 1975 अंधेरे सायों का कद काफी लंबा हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इमरजेंसी देश के ऊपर एक कहिए कि बिजली की तरह गिरी और जहाँ पे कोई कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाउड्स या किसी किस्म के टर्बुलेंस नहीं देख रहा था। कहा यह जाता है कि इमरजेंसी लगाई गई जेपी आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की कुर्सी को बचाने के लिए लगाई गई। इमरजेंसी की असली वजह कौन है? साल 1975 के जून में जो हुआ था, उसकी जड़ें कहीं बहुत पीछे जमी थी। इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है, जब इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन थोड़ा उससे पीछे चले तो इस सवाल के जवाब ज्यादा बेहतर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब मिसेस गांधी आई तो क्लैश शुरू हो गया प्रिंसिपल्स पे कि भाई मिसेस गांधी जो चाहती थी वो करना चाहती थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये उस वक्त की बात है जब 1971 में इंदिरा गांधी ने हिम्मत करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उन्होंने अमेरिका से भी टक्कर ली थी। बहुत बड़ी उनकी ये उपलब्धि थी, तो इसलिए उनको लोग पूछने लगे थे। इनके परिवार में उसके बाद से एक पता नहीं क्या वहम सा हो गया है कि अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो फिर देश हम चलने नहीं देंगे। सन 67 से ही देश के सियासी तबके में छवियों का युद्ध शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही इंदिरा को कांग्रेस संसदीय दल में अपने प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई को हराना पड़ा था। उनके लिए ये बहुत असामान्य सी हालत थी। जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इंदिरा गांधी को तो एक कोठरी ने 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की खुद की फौत हो गई ताशकंद समिट में, तब अचानक कुछ लोग समझते थे कि इंदिरा गांधी को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उनके कंधों पे रख के हम अपना बंदूक चला सकते हैं, जैसे कामराज थे वगैरह। कुछ दिनों बाद ही कामराज और उन लोगों को जिन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया था और ये समझ करके बनाया था कि प्रधानमंत्री हमारे कहने के अनुसार चलेंगे, तो उनको थोड़े दिनों बाद इस बात का एहसास हो गया कि इंदिरा गांधी तो अपने ढंग से चल रही हैं।
लिहाजा कांग्रेस के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। 1967 में संसदीय आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में बहुत ही मामूली बहुमत मिला था। 1967 में ये हुआ था उस जनरल इलेक्शन में कि पहली बार ये ऐसा हो गया था कि लोग जो है कांग्रेस को काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिए थे, और अगर कांग्रेस को एक सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिली थी तो सिर्फ एक ही वजह थी उसकी, कि वो वजह थी कि कई प्रांतों से, खासतौर साउथ से, वहाँ से वो एक स्वीप किया था। लेकिन अमृतसर से लेके कलकत्ता तक कांग्रेस हर स्टेट गवर्नमेंट हार गई थी। विपक्षी दलों ने उस चुनाव में गैर कांग्रेसवाद की रणनीति अपनाई थी और 9 राज्यों में विपक्षी दलों की संयुक्त सरकारें सत्ता में आ गई थी। पहली दफा हिंदुस्तान के 8-9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी आजादी के बाद। पहली दफा आप नहीं भी कर सकते हैं। केरल में जो सीपीएम की सरकार बनी थी उसको अगर आप किनारे कर दें तो बड़े पैमाने पर एक कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो है देश में बनना जो है शुरू हुआ था। इसी आधार पर संसद में भी विपक्षी दलों ने आपसी तालमेल किया था और उनकी भूमिका बहुत असरदार हो गई थी। 1967 के बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस की जगह ली, उन्होंने जो यूनाइटेड फ्रंट्स बनाए या फिर लेफ्ट फ्रंट्स बनाए, उन्होंने ऐसा एक मुजाहरा दिया सत्ता का कि लोग फिर बहुत जल्दी नाराज हो गए नॉन कांग्रेस पार्टीज से, और फिर 71 में फिर से कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को लेके आए। कांग्रेस के अंदर इंडिकेट बनाम सिंडिकेट का झगड़ा सतह पर आ गया था। जुलाई 1969 में बेंगलुरु की एक बैठक में वो लड़ाई खुल करके सामने आ गई। कारण ये था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद इस बात का निर्णय किया जाना था कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हो। तो कामराज और कामराज के साथी जिसको चाहते थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्नीस के पहले सप्ताह में बेंगलुरु में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। इंदिरा के नजदीकी पीएन हक्सर ने इंदिरा को व्यक्तिगत लड़ाई को वैचारिक रूप दे देने की सलाह दी। पीएन हक्सर और उनके साथियों ने मिलकर निजलिंगप्पा के मुकाबले इंदिरा को अधिक समाजवादी और गरीबों की हमदर्द के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये थी कि भाई कौन सी चीज पॉपुलर करती है। वैसे नेशनलाइज किए जाएं बैंक तो अलग बात है, लेकिन ये एक लोगों में एटमॉस्फेयर कर दिया गया था कि देखो एक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों को नेशनलाइज किया जाए लोगों को। अच्छा, तो उससे एक वातावरण बन गया। ये जो मोरारजी देसाई था वो कहता था सोशल कंट्रोल कर लो, जो बाद में हुआ, लेकिन वो कहता था इससे मत करो, इससे फंड्स का पता नहीं चलेगा, बहुत खलत मलत होगा। लेकिन मिस्टर गांधी माने नहीं उससे बहुत, और जब हुआ तो लोगों ने समझा जैसे कि पैसा सब उन्हीं को आ रहा है, तो बहुत उसमें मिस्टर गांधी के हक में बहुत एक एटमॉस्फेयर बना। बेंगलुरु में ही इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। दिल्ली लौटते ही इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को पद से हटा दिया। देसाई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के घोषित विरोधी थे। देसाई के हटते ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश ले आया गया। जाहिर है इंदिरा गांधी खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती थीं जिसे पार्टी की जरूरत नहीं, बल्कि जिसकी पार्टी को जरूरत है। राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी थे। वीवी गिरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार थे के सुब्बा राव, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे।
पार्टी की परंपराओं और अनुशासन को परे रखते हुए प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो गिरी का समर्थन करेंगे। हालांकि पहले यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया। संजीवा रेड्डी का मुतल्लिक उसको ये ख्याल था कि ये संजीवा रेड्डी कहेगा जब आके कि भाई तुम रिप्रेजेंट नहीं करती लोगों को और प्रेजेंट, और मुझे उतार देगा, फिर इलेक्शन करवाएगा या फिर यहाँ पे होगा, तो वो उससे डरती थी कि ये मुझको रहने नहीं देगा इस गति पे। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से अपील की कि दोनों पार्टियां सुब्बा राव के बदले रेड्डी का समर्थन करें। राष्ट्रपति का चुनाव 20 अगस्त 1969 को होने वाला था। 16 अगस्त को इंदिरा गांधी ने पार्टी सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। आखिरकार वीवी गिरी चुनाव जीत गए। 12 नवंबर को इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। इंदिरा खेमा बंबई में इकट्ठा हुआ और नई पार्टी का नाम सुधारवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस आर पड़ा। मूल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस कहा गया। उन्नीस में उन्होंने पार्टी स्प्लिट की और एक नया एजेंडा दिया कांग्रेस का। तो उस एजेंडा के बेसिस पे फिर कांग्रेस जो है 1971 में एक शानदार जीत हुई और उसके बाद लेकिन फिर 1973 तक उनका कंट्रोल जो है देश के ऊपर प्राय खत्म हो गया था। सरकार अल्पमत में आ गई थी। इंदिरा का पद असुरक्षित हो गया था। अब सत्ता बचाने के लिए ध्रुवीकरण जरूरी था। कांग्रेस के बंटवारे की घटना और राष्ट्रपति के चुनाव की घटना साथ साथ हुई है और बंटवारे के बाद इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई हैं। कम्युनिस्टों के बल पर वो सरकार चल रही थी। तो इस तरह से कांग्रेस एक जो लोकतांत्रिक संस्था के तौर पर काम करती थी उसमें परिवर्तन हो गया। इंदिरा गांधी एकमात्र नेता के रूप में उभर करके सामने आती हैं। 18 मई 1970 को गृहमंत्री वाईबी चौहान ने देशी राजाओं की सुविधाओं को खत्म करने का संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया। बिल लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से गिर गया। ऐसे में राष्ट्रपति के दस्तखत से एक सरकारी आदेश जारी किया गया और रजवाड़ों की पेंशन खत्म कर दी गई। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को मनमाना बताया। चूंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में भी अदालत बीच में आ गई थी, ऐसे में अपने अधिकार और सत्ता को चुनौती मिलते देख प्रधानमंत्री ने जनता के बीच जाने का फैसला कर लिया। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल अभी 14 महीने बचा हुआ था, लेकिन इंदिरा का आरोप था कि गरीबों की बेहतरी के लिए उनके कामों में प्रतिक्रियावादी ताकतों ने बाधा डाल दी है। इस चुनाव में इंदिरा गांधी या उनके किसी गुमनाम सहयोगी ने गरीबी हटाओ का नारा गढ़ा। ये नारा जनता में चल निकला। प्रिवी पर्स के खात्मे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ इस नारे को मिलाकर चुनावी समा बन गई थी। उन्होंने देखा भाई शायद ये किरण है, एक उम्मीद है। मिसेस गांधी एक उम्मीद दिलाती थी, मुरारजी तो दिलाता नहीं था, तो कैसे, क्योंकि और तो कोई पार्टी नहीं थी। तो ये कांग्रेस में ये है भाई शायद ये कुछ करेगी। ये कहा करती थी कि भाई मैं ऐसी होगा कि गरीबी हटाऊंगी, तुम्हें वोट दो मुझे और मैं गरीबी हटाऊंगी। फिर लोगों ने मान लिया कि शायद गरीबी हटाएगी। जनता से वोट मांगते वक्त उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपने पिता की ऐतिहासिक भूमिका और इस नारे का खुलकर इस्तेमाल किया।
लिहाजा 518 सीटों में से कांग्रेस को 352 पर जीत हासिल हुई। दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को महज 25 सीटें ही मिली। ये एक व्यक्ति की जीत थी। इस प्रबल बहुमत ने, मेरा ये मानना है कि ये मनुष्य का मनोविज्ञान भी इसी तरह से काम करता है। उन्होंने ये माना कि मेरी विजय है, पार्टी की विजय नहीं है। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक पारिवारिक वंशवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन इस जीत के साथ ही उनके लिए आलोचना बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता गया और तब बाद में कांग्रेस का नाम भी कांग्रेस आर से कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत इंदिरा गांधी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। सन 71 में पाकिस्तान के साथ भारत की एक बड़ी लड़ाई हुई। और पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। इस जीत का सेहरा जाहिर है इंदिरा गांधी के सर बंधा। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। 71 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के आशातीत सफलता के पश्चात उस समय के लोकतांत्रिक गठबंधन की हार के बाद विपक्ष तो बहुत ज़्यादा पस्त सा था और श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर सवार होकर उनके भी अपेक्षा जितनी रही होगी उससे अच्छे बहुमत से जीत कर आ गई थी। अब इसके बाद उनको उनकी अपनी असुरक्षितता की मनस्थिति के कारण अब उनको लगा कि उनका एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। लेकिन 1971 के आम चुनाव के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। भ्रष्टाचार और महंगाई में बढ़ोतरी से जनता में असंतोष बढ़ने लगा। हम भी करें और भी करें, हमसे जितना बन पड़े हम करें, इस भाव की बजाय मैं ही कर सकती हूँ, बाकी को तो कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जो मैं कहूँ उसको ठीक ढंग से पालन करना उनका काम है। और इसके कारण धीरे धीरे असहमति को वो विरोध मानने लगी और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में चाटुकार मित्र माने जाएंगे और मित्र विरोधी मान लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति 72 होते होते जो बनी और देश में वैसे भी भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, साथ में महंगाई और बेरोजगारी, इनका प्रकोप तो बढ़ता ही चला जा रहा था। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष और विरोध को ठिकाने लगाया। इधर बिहार में ललित नारायण मिश्र उभर रहे हैं तो उनका कद छोटा किया जा रहा है। श्री हेमावती नंदन बहुगुणा सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, उनको अचानक हटा दिया जाता है। इन सब बातों से कांग्रेस जनों में भी लगने लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो लोकतंत्र की भावना का अभाव सा हो गया है। राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस के नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना बंद हो गया। राज्य इकाइयों के हर पदाधिकारी का नाम इंदिरा खुद तय करने लगी। पार्टी के अंदर लोकतंत्र के आधार पर संगठन के चुनाव बंद कर दिए गए। 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई थी। उनके भाव विश्व में ये बात बन गई बांग्लादेश की जीत के बाद, मानो वो तारणहार हैं और भेजा ही गया है विधाता के द्वारा उनको
भारत को मजबूत बनाने और विश्व की शक्ति बनाने के लिए। ऐसी कुछ बातें जो अलोकतांत्रिक भाव है, मैं ऐसा मानता हूँ। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन इंदिरा ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभाओं को भी समय से पहले भंग करवा दिया और इन राज्यों में भी चुनाव करवा दिए। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसको इंदिरा एरा के नाते अगर आप देखेंगे तो उसमें असहिष्णुता, कल्ट फिगर की बात होना, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही, इस नाते बढ़ते हुए इसी का एक आप देखेंगे तो चरम मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ वो यहाँ तक कह बैठे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा अपनी लोकप्रियता के शिखर पर तो थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 लोकप्रिय फैसलों पर रोक लगा दी थी। ये थे प्रिवी पर्स का खात्मा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जवाब में इंदिरा ने संविधान और अदालत के पर कतरने की ठान ली। नतीजा था संविधान का 24वां और 25वां संशोधन। नवंबर 1971 को 24वां संशोधन लाया गया। उसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना ही क्यों न बदल जाए। हालांकि 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गोलकनाथ केस के फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक रूप में बदलाव लाने का अधिकार नहीं है। 1972 के अप्रैल में 25वां संशोधन लाया गया। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के मुद्दे पर सरकार जो लड़ाई हार चुकी थी, उसे पलट दिया गया। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और 24 अप्रैल 1973 को 7 बनाम 6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया कि संसद के पास संविधान में बदलाव के असीमित अधिकार नहीं है और वो संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटकर आप जो मर्जी कर लें, वो डिक्टेटरशिप है। नहीं तो बाकी डेमोक्रेसी में जुडिशरी की कहाँ जगह होनी चाहिए, पार्लियामेंट, आखिर पार्लियामेंट इलेक्टेड है, पार्लियामेंट है भी सुप्रीम। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो कोई भी रिपब्लिक और कोई भी डेमोक्रेसी का ये बेसिक नियम है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन पार्लियामेंट का सुप्रीम होने का ये मतलब थोड़ी है कि जितने और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप गुलाम बना दें। इससे संविधान को बदलने की इंदिरा की कोशिश नाकाम रही। अब इंदिरा क्या करती? संसद में बहुमत उनका था। देश के राष्ट्रपति वीवी गिरि भी उन्हीं के बनाए हुए थे, लेकिन न्यायपालिका इंदिरा की नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस रोक ने उन्हें परेशान कर दिया। अब इंदिरा गांधी अदालत पर अपना कब्जा चाहती थी। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो और सरकारी फैसलों की तरफदारी करे। वो इसे कमिटेड जुडिशरी कहती थी। लिहाजा इंदिरा गांधी ने एक अजीब कदम उठाया। चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी केशवानंद भारती मामले पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद रिटायर हो गए। परंपरा अनुसार वरिष्ठता में उनके बाद आने वाले जस्टिस जे.एम. सेलत को मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस बने जस्टिस ए.एन. रे, वो भी 3 सीनियरों को पीछे छोड़ते हुए। जस्टिस ए.एन. रे ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स और केशवानंद भारती सभी मामलों में सरकार का पक्ष लिया था।
जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाए जाने के विरोध में उनसे सीनियर 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश नारायण सरकार के इस कदम से नाराज थे। जयप्रकाश नारायण मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे और इस वक्त तक सक्रिय राजनीति छोड़कर समाज सेवा कर रहे थे। जनता के बीच वो जेपी के नाम से मशहूर थे और उन्हें संत की तरह सम्मान दिया जाता था। लेकिन देश में घट रही घटनाएं उन्हें चिंतित कर रही थी और जब सरकार का रवैया नहीं बदला तो 15 दिसंबर 1973 को जयप्रकाश नारायण ने सभी सांसदों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। न्यायपालिका में इस सियासी दखलंदाजी की कीमत अदा करनी पड़ी। कीमत अदा करनी पड़ी देश की जनता को और देश के जनतंत्र को। देश में व्यक्तिवाद का उदय हो चुका था। न्यायपालिका के साथ सरकार के इस भिड़ंत का असर लोकतंत्र पर कुछ ऐसा पड़ा जिसने अंधेरे सायों को लंबा और लंबा कर दिया था, जिससे लोगों की आवाज गुम हो गई। लोकतंत्र में से तंत्र का शासन हुआ और लोग अंधेरी कोठरी में बंद हो गए। सरकार और न्यायपालिका के टकराव के क्या अंजाम हुए? जयप्रकाश नारायण की नाराजगी से क्या बदला सरकार का रवैया? अदालत के फैसले ने कैसे बदला भारत में जनतंत्र का इतिहास? आपातकाल का सच में अगला अंक फैसला।